अध्याय 1811 मिशन कहर बरपाना 1। अजाक्स ने अपने भीतर की दुनिया से सभी को बुलाकर आदेश दिया, चलो तब तक उत्पात मचाते रहें जब तक कि कुछ शक्तिशाली प्राणी अपनी गुफाओं से बाहर न आ जाएं। वह ठीक से नहीं जानता था कि तैरते द्वीप के धातु क्षेत्र में कितने शासक थे। हालांकि अजाक्स एक बात जानता था और वह ये कि जब तक वह उत्पात मचाता रहेगा तब तक क्षेत्र का प्रभारी व्यक्ति अपनी गुफाओं से बाहर आ जाएगा। सियोरा के साथ होने से मुझे स्नो जैसी स्थिति के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अजाक्स को सियोरा के साथ होने से बहुत अधिक आश्वस्त महसूस हुआ, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह शक्तिशाली था, बल्कि यह उसके दिव्य जीवन नियम के कारण था। अपने दिव्य जीवन नियम के साथ, जिसमें जागृति का प्रतिशत 50 था, सियोरा मूलतः किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के 1 घंटे के भीतर पुनर्जीवित कर सकती थी। बेशक कुछ यादृच्छिक दुष्प्रभाव थे, जैसे कि पुनर्जीवित प्राणी कुछ समय के लिए साधना नहीं कर सकता था या उनकी साधना थोड़ी पीछे हो सकती थी। दुष्प्रभाव पूरी तरह से यादृच्छिक थे और वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल गए। हालांकि अजाक्स को सियोरा के साथ आश्वासन मिला क्योंकि उसके लिए, जब तक उसके अनुबंधित आत्मिक जानवर और मौलिक आत्मा जीवित थे, वह उन्हें शक्तिशाली बनने में मदद कर सकता था। इसके अलावा सभी शक्तिशाली तात्विक आत्माएं आशीर्वाद के वृक्ष से जुड़ी हुई थीं, जहां वे आशीर्वाद के वृक्ष के आत्मा अभयारण्य में लौट सकती थीं। जहां तक अनुबंधित आत्मिक जानवरों की बात है, मैंने शीर्ष 10 अनुबंधित आत्मिक जानवरों को आत्मा पोषण वृक्ष के आत्मा घोंसले से जोड़ा है, जहां उनकी आत्माएं आत्मा घोंसले में वापस लौट आएंगी। इसके अलावा जब मुझे पता चलता है कि किसी की मृत्यु निकट है, तो मैं अपने दिव्य मृत्यु नियम को सक्रिय कर सकता हूं और उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए उनके करीब रह सकता हूं। फ्लोटिंग आइलैंड पर अपनी पहली यात्रा के विपरीत, न केवल अजाक्स अधिक शक्तिशाली हो गया, बल्कि उसके पास कई जीवन रक्षक तरकीबें और तुरुप के पत्ते भी थे, जिससे उसे स्नो के साथ हुई घटना के बारे में कम चिंता हुई। सभी अनुबंधित आत्मिक जानवरों को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा, जिनका नेतृत्व ट्वाइलाइट, एल्डर, रॉथ और स्पैरो करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक एलिमेंटल स्पिरिट्स का सवाल है, उन्हें 2 टीमों में विभाजित किया जाएगा, जिनका नेतृत्व वोल्केनिस और नेक्रोस करेंगे। यद्यपि अजाक्स ने आंतरिक दुनिया से सभी को बुलाया था, फिर भी वह टीम बनाने का आदेश देना नहीं भूला। हालांकि वे शक्तिशाली थे, लेकिन फ्लोटिंग आइलैंड के शासक कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए उनके लिए एक दूसरे की मदद करने के लिए टीम बनाना बेहतर है। अजाक्स ने अपने द्वारा चुने गए नेताओं को देखा जो अपनी टीम बनाने में व्यस्त हो गए, जबकि वह चुपचाप अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। अजाक्स ने रॉथ और अन्य को ये सरल आदेश केवल इसलिए दिया क्योंकि वह चाहता था कि वे सही निर्णय लें, और यदि अजाक्स को लगता कि उनके द्वारा गठित टीम संतुलित नहीं है, तो अजाक्स को उन्हें बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वह धैर्यपूर्वक उनकी टीमों के पूरा होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फ्लोटिंग आइलैंड में उसके पास केवल समय ही था। समय बीतता गया और 6 टीमें गठित हो गईं। टीम 1, दिव्य विनाशकारी ट्वाइलाइट ड्रैगन ने नेता के रूप में लिटिल व्हाइट पंखों वाले शेर राजा को चुना, जिन्होंने हाल ही में 5 तत्वों की दुनिया में शुद्ध सार विस्फोट के बाद सम्राट दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। उनके साथ उन्होंने ट्विन टेल्ड लाइटनिंग लिंक्स को भी शामिल किया, जिसे अजाक्स ने 5 एलिमेंटल दुनिया की अपनी शुरुआती यात्राओं में बनाया था। टीम 2, एल्डर डिवाइरर ईगल सम्राटों के नेता और उनके 10 डिवाइरर ईगल्स को एक टीम के रूप में बनाया गया था। एल्डर के लिए ये सबसे आसान टीम थी क्योंकि उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था और अन्य डिवाइरर ईगल्स के साथ उसका तालमेल उच्च स्तर पर होता था। चूंकि सभी भक्षक ईगल्स सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, इसलिए उन्हें अब राजा नहीं कहा जाता था, इसके बजाय उन्हें सम्राट कहा जाता था, और चूंकि एल्डर उनका नेता था जिसने उन्हें उनके प्रारंभिक चरणों में पोषित किया था, वे पूरी तरह से एल्डर के प्रति वफादार थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक वे अजाक्स के प्रति भी वफादार थे। टीम 3, 3 पैरों वाला अग्नि कौवा रावेत पहले ही मध्य स्तर के सम्राट दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था, क्योंकि उसने पिता और पुत्र गोल्डन भालू जोड़ी डैन और जैन को चुना था। जैन, छोटा सुनहरा भालू, राजा दायरे को सफलतापूर्वक तोड़कर सम्राट दायरे का पुनः संवर्धित पशु बन गया है, जबकि उसके पिता डैन, सुनहरा भालू राजा दायरे के शिखर पर पहुंच गए थे और उन्हें सम्राट दायरे का पुनः संवर्धित पशु बनने के लिए कुछ बाहरी धक्का की आवश्यकता थी। टीम 4, स्पैरो, नेदर आई स्पैरो भी मध्य स्तर के सम्राट दायरे में पहुंच गई और उसने जानवर जोड़े को चुना। ब्लैक और रेड इन्फर्नो जानवरों ने ब्लैक यति के साथ अजाक्स के साथ एक अनुबंध किया, साथ ही लाइटनिंग लिंक्स के साथ भी। हालांकि ये 4 जानवर अभी भी अपने आदिम मन पर काबू पाने में असमर्थ थे, इसलिए वे पुनः साधना करने में सक्षम नहीं थे। हालांकि वे अजाक्स के शब्दों को समझने और उसका अनुसरण करने में सक्षम थे। उनके लिए ये तब तक कठिन नहीं था जब तक उन्हें लड़ो, पराजित करो, पीछे हटो और मार डालो जैसे सरल आदेश मिलते रहे। संक्षेप में, वे पालतू जानवरों की तरह थे जो बुनियादी आदेशों को समझ सकते थे और सरल चीजों में अजाक्स की मदद कर सकते थे। अनुबंधित आत्मिक प्राणियों द्वारा 4 टीमें बनाई गई थीं,
जिनसे अजाक्स संतुष्ट था और इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने उन्हें मिशन व्रेकिंग हैवॉक मिशन शुरू करने का आदेश दिया। अनुबंधित आत्मिक जंतुओं में से अभी भी एक ऐसा था जिसे जानबूझकर छोड़ दिया गया था, और वह कोई और नहीं बल्कि 4 आंखों वाला भूत लोमड़ी था जिसने अजाक्स के साथ रहने का फैसला किया था। बेशक उन्होंने प्रत्येक टीम के लिए 10 क्लोन छोड़े थे ताकि अजाक्स के साथ संपर्क बनाए रखा जा सके और टीमों के प्रदर्शन के बारे में त्वरित जानकारी दी जा सके। हालांकि मैं टीम के सदस्यों से पूछ सकता हूं, लेकिन मैं इन टीमों पर नज़र रखने के लिए घोस्ट फॉक्स के क्लोन का उपयोग करूंगा और टीम के सभी सदस्यों को अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने दूंगा। ये वही था जो अजाक्स ने अपने मन में सोचा था, क्योंकि वह अपने द्वारा बनाए गए अनुबंध के साथ अपने सभी अनुबंधित आत्मिक प्राणियों से संपर्क कर सकता था जब तक कि वे अन्य दुनियाओं या कुछ विशेष क्षेत्रों में फंस न जाएं। हाँ मास्टर, सभी 4 टीमों ने सिर हिलाया और चेहरे पर उत्साह के भाव लिए 4 अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। यद्यपि अजाक्स के पास 3 राक्षसी जानवरों की तरह कुछ और अनुबंधित आत्मिक जानवर थे, फिर भी वे अन्वेषण शुरू करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। इसके अलावा उनके पास युद्ध का अधिक अनुभव नहीं था, और अभी जब अजाक्स को यह पता नहीं था कि धातु क्षेत्र और संपूर्ण क्षेत्र में कितने शासक मौजूद थे, तो उसने उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर नहीं भेजा। इसके अलावा अजाक्स के पास उनके लिए अन्य योजनाएं थीं, और वे तब शुरू होंगी जब वह सुनहरे पंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एवलिन से अपना बदला लेने के बाद फ्लोटिंग द्वीप में बस जाएगा। इसके अलावा बदला लेने के अलावा अजाक्स ने फ्लोटिंग आइलैंड पर कई चीजें करने की योजना बनाई थी। वे हैं: 1. प्रकृति के सार की 10 लाख इकाइयों के साथ अपने शरीर का तप पूरा करना। एक बार जब वह इसे पूरा कर लेता है तो वह दिव्य शरीर साधक बन सकता है और अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकता है जो दिव्य शरीर साधकों के लिए विशिष्ट हैं। 2. अपनी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता को 1 मिलियन यूनिट तक बढ़ाना, जो कि अजाक्स ने अपने लिए निर्धारित की थी। चूंकि वह अपने बहुत से अनुयायियों को दिव्य शरीर साधक बनाने की योजना बना रहा था, इसलिए अजाक्स को अपनी दिव्य आत्मा चेतना के लिए 1 मिलियन यूनिट की क्षमता की आवश्यकता थी। 3. इसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड के माध्यम से एलिमेंटल स्पिरिट वर्ल्ड में 3 बार प्रवेश करना ताकि अधिक से अधिक एलिमेंटल स्पिरिट के साथ अनुबंध किया जा सके। उसके राजा क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र की साधना के लिए 2 स्लॉट, जबकि तीसरा वह इनाम था जो उसे अतीत में सिस्टम से मिला था। ये मुख्य चीजें थीं जिन्हें अजाक्स फ्लोटिंग आइलैंड छोड़ने से पहले निश्चित रूप से पूरा करना चाहता था। इसके अलावा उसके पास अन्य लक्ष्य भी हैं, जैसे फ्लोटिंग आइलैंड पर नियंत्रण करना, अपने पिता को दिव्य नियम जगाने में मदद करना और साथ ही पूरे फ्लोटिंग आइलैंड की खोज करना कि क्या कोई दिव्य ग्रेड फल हैं। जाहिर है अजाक्स को पता था कि पहला और आखिरी गोल पूरा करना लगभग असंभव था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक बार मुख्य गोल पूरा करने के बाद प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही सोच लिया था, जबकि उसके अनुबंधित आत्मा जानवरों द्वारा टीमें बनाई गई थीं। चारों टीमों में से स्पैरो की टीम कमजोर लग सकती है, हालांकि रॉथ की तुलना में स्पैरो अधिक शक्तिशाली है, जिससे उसकी पूरी टीम कमजोर साथियों की भरपाई कर देती है। अनुबंधित आत्मिक प्राणियों की 4 टीमों को देखते हुए अजाक्स ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने एक टीम में सभी साथियों के आधार पर टीमों को रैंकिंग दी थी। 4 अनुबंधित स्पिरिट 20 टीमों में सबसे मजबूत टीम एल्डर की टीम होगी। एल्डर उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र बनने से केवल एक कदम दूर था, जबकि अन्य भक्षक ईगल सम्राटों ने शुद्ध सार विस्फोट की बदौलत मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र में अपनी साधना को मजबूत कर लिया है। हालांकि इस तरह की साधना के बाद भी एल्डर अपना सबसे मजबूत संकुचित आत्मिक जानवर बनने में असमर्थ था, क्योंकि रॉथ और स्पैरो ने दिव्य नियमों को जागृत कर लिया था और इससे भी अधिक, उन दिव्य नियमों का उनका जागरण प्रतिशत पहले ही 20% तक पहुंच चुका था। इसके अलावा चूंकि उनकी साधना मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई है, इसलिए वे अपने दिव्य नियमों को और बढ़ाने के लिए विशाल अग्नि क्रिस्टल और विशाल अंधेरे क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अजाक्स को पता चला कि दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में वृद्धि के साथ यह प्रक्रिया दर्दनाक होगी। वह जानता था कि रॉथ और स्पैरो के शरीर मजबूत थे, हालांकि अगर वे अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को और बढ़ाने की योजना बनाते हैं तो उन्हें दर्द सहना होगा। अभी के लिए मैं रोहित और स्पैरो को और अधिक विशाल क्रिस्टल देने से पहले मध्य स्तर के सम्राट क्षेत्र में उनकी खेती को पूरी तरह से मजबूत करने दूंगा। अजाक्स जानता था कि यदि वह उन्हें अभी विशाल क्रिस्टल दे दे तो वे दर्द महसूस करने के बावजूद आसानी से अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को कम से कम 5% तक बढ़ा सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अजाक्स नहीं चाहता था कि उन्हें उस दर्द से गुजरना पड़े, जबकि उसके अनुबंधित आत्मिक जानवरों के लिए अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के आसान तरीके मौजूद थे। चूंकि दिव्य आत्मा चेतना प्राप्त करना कठिन है, इसलिए मैं सभी को मेरी तरह दिव्य शरीर साधक बनने में सहायता करूंगी तथा उनकी सहनशक्ति के स्तर को बढ़ाऊंगी। ये बात शायद आसान लगे जब अजाक्स ने अपने मन में सोचा, हालांकि दूसरों के लिए इसे प्राप्त करना लगभग असंभव था, क्योंकि एक नियमित शरीर साधक को परिवर्तित करने के लिए 3 आवश्यकताएं थीं जो नियमित साधकों के लिए कठिन थीं।
यद्यपि 5 मिलियन सर्वोच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर प्राप्त करना थोड़ा महंगा था, लेकिन शीर्ष संप्रदायों और शक्तिशाली साधकों के लिए यह एक सरल बात थी। जहां तक 3 संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के तपन से गुजरने की दूसरी आवश्यकता का सवाल है, शक्तिशाली साधकों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, हालांकि शीर्ष संप्रदायों के लिए यह एक आसान काम था। बेशक शक्तिशाली साधक भी थोड़ी मेहनत से 3 संवेदनशील ज्वालाओं तक पहुंच सकते थे। हालांकि दिव्य शरीर साधक की आवश्यकता किसी के लिए भी असंभव थी, क्योंकि उन्हें प्रकृति के दिव्य सार की 10 लाख इकाइयों की आवश्यकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अलावा पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास भी प्रकृति का दिव्य सार नहीं है, मेरे पिता के पास भी नहीं। यद्यपि ब्रह्मांड विशाल था और अब तक अजाक्स ने ब्रह्मांड का बहुत कम हिस्सा ही कवर किया था, फिर भी अजाक्स इसके बारे में आश्वस्त था, क्योंकि यह प्रणाली स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना थी। ऐसा एक भी खजाना होने से पूरा ब्रह्मांड उलट पुलट हो जाएगा। हालांकि 2 ऐसे थे जो संभवतः किसी अन्य ब्रह्मांड में हो सकते थे। कम से कम अजाक्स को अपने पिता का स्पष्टीकरण सुनने के बाद तो ऐसा ही विश्वास था। इसलिए अजाक्स को ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी जिसके शरीर में प्रकृति का दिव्य सार हो। मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मांड में कुछ और साधक होंगे, ताकि हम प्रकृति के दिव्य सार के बारे में और अधिक जान सकें। अब तक प्रकृति के दिव्य सार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में अजाक्स का विचार बहुत अच्छा था और वह इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखता था। इसलिए कुछ और साधकों का होना जो प्रकृति के दिव्य सार को अपने शरीर में संग्रहित कर सकें, अजाक्स के लिए बहुत अधिक सहायक होगा। केवल तभी जब अन्य साधक अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हों। वैसे भी तत्व आत्माएं पहले ही अपनी टीमें खत्म कर चुकी हैं। देखते हैं बोनस अध्याय मिशन कहर बरपाना 3। वैसे भी तत्व आत्माएं पहले ही अपनी टीमें खत्म कर चुकी हैं। देखते हैं। अपने विचारों पर विराम लगाने के बाद अजाक्स ने एलिमेंटल स्पिरिट्स द्वारा गठित 2 टीमों को देखा। हालांकि यह अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अनुबंधित आत्मा जानवरों की तुलना में मौलिक आत्माएं बहुत कमजोर थीं और अजाक्स इस बात से सहमत है और इस बात पर विश्वास करता है। संकुचित आत्मा जानवरों के विपरीत मौलिक आत्मा के पास दैवीय नियम नहीं होंगे, और भले ही मौलिक आत्माओं के पास अनेक कौशल हों, लेकिन दैवीय नियमों के सामने वे बेकार होंगे। बेशक हेलो टाइम हॉल्ट और प्रोफिस डायमेंशनल ब्लेड जैसे कुछ कौशल थे जो सम्राट दायरे के साधकों को मार सकते थे। हालांकि टाइम एलिमेंटल स्पिरिट और स्पेस एलिमेंटल स्पिरिट के साथ समस्या ये थी कि वे अभी तक सम्राट दायरे तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए उनके कौशल अभी के लिए नियमित सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर पर प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि अगर वे दिव्य नियमों के साथ सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें सम्राट रीम में होना चाहिए और उनके मौलिक उत्थान को जागृत करना चाहिए। वैसे भी उनके धीरे धीरे शक्तिशाली बनने में अभी भी समय है, और जब तक मुझे हेलो, प्रोफिस, सेरानो और ब्लड जैसी दुर्लभ तत्व आत्माएं मिलती रहेंगी, वे एक दूसरे की मदद करके ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति ग्रह को भी मार सकते हैं। अजाक्स अधिक से अधिक मौलिक आत्माओं को अनुबंधित करना चाहता था। इसका कारण ये था, यद्यपि एक अकेले मौलिक आत्मा के लिए अपने शत्रुओं को अकेले मारना असंभव होगा, फिर भी वे ऐसा कर सकते हैं जब तक वे एक दूसरे की मदद करते रहें। उदाहरण के लिए, यदि हेलो, प्रोफिस, सेरानो और ब्लड अपने जागृत मौलिक आरोहण के साथ उच्च स्तरीय सम्राट दायरे में पहुंच गए, तो वे किसी को भी मारने के लिए अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलो समय को रोकने के लिए अपने टाइम हॉल्ट का उपयोग कर सकता है, और चूंकि उसके पास कम नुकसान पहुंचाने वाले हमले के कौशल हैं, इसलिए सेरुआनो और ब्लड अपने सामूहिक विनाश कौशल का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक प्रोफिस की बात है, वह अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने के लिए स्थानिक जंजीरों का उपयोग करके हेलो की सहायता कर सकता था, जबकि शरीर को आसानी से काटने के लिए स्थानिक ब्लेड का उपयोग कर सकता था। इसलिए एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ ऐसी टीमें बनाकर वे अपने दुश्मनों पर लाभ की कमी को पूरा कर सकेंगे। सिस्टम 2 टीमों की जानकारी प्रदर्शित करें। चूंकि वहां बहुत सारी मौलिक आत्माएं थीं, इसलिए अजाक्स ने सिस्टम से सिस्टम विंडो पर विवरण दिखाने के लिए कहा, क्योंकि इससे अजाक्स के लिए ये जांचना आसान हो जाएगा कि टीमें संतुलित हैं या नहीं। डिंग। टीम 1 नेता वोल्केनिस हमलावर, क्षति पहुंचाने वाले इग्निस अग्नि, टेम्पोस हवा, रक्त। समर्थक स्पाइरस जीवन, हेलो समय, स्लेट ल्यूमिन प्रकाश। डैमेजर डीलर और समर्थक क्लैरिस जल, सैप्टन धातु, नेक बर्फ। डिंग। टीम 2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नेता नेक्रोस मृत्यु, अंधेरा, समर्थक क्षति पहुंचाने वाले सेरानो बिजली, नाइट, डार्क बीस्ट, बैन, जहर, जेन, डार्क हत्यारा। समर्थक प्रोफिस अंतरिक्ष, फ्लोरिस फूल, प्रकृति, हेज, धुंध, डाब्रस, अंधेरा, जादू। डैमेजर डीलर और समर्थक क्वारिस पृथ्वी, नोविस जल। जल्द ही 2 मौलिक आत्माओं की टीमों के बारे में जानकारी उचित क्रम में अजाक्स के सामने आ गई। टीम के नेता ने मिशन के लिए योजनाएं और रणनीतियां तैयार की, और समर्थकों के निरंतर समर्थन के तहत डैमेज डीलर्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए उन्माद में चले गए। जहां तक क्षति पहुंचाने वालों और समर्थकों का सवाल है, वे स्थिति के आधार पर अपनी भूमिका बदल सकते हैं।
जैसा कि वोल्केनिस और नेक्रोस से उम्मीद थी, वे अच्छे थे और पूरी तरह से संतुलित टीम थी। अजाक्स ने वोल्केनिस और नेक्रोस को इसलिए चुना क्योंकि वे अन्य तात्विक आत्माओं की तुलना में सबसे लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने उसके साथ कई लड़ाइयों में भाग लिया और नेतृत्व के गुण प्राप्त किए। बेशक वोल्केनिस नेतृत्व के गुणों के साथ पैदा हुआ था। वोल्केनिस, नेक्रोस, अपने मिशन पर सावधान रहो। भले ही तुम्हारी आधी टीम के साथी आशीर्वाद के पेड़ से जुड़े हुए थे, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो। क्या तुम समझ रहे हो? रायपुर के पुरुषों को स्टेमिना बढ़ाने का ये नुस्खा बड़ा भा रहा है। डिस्कवर द सीक्रेट, 98% अनअवेयर ऑफ बेली फैट टेक्निक। दोनों टीमों की जांच करने के बाद अजाक्स ने संतोष से अपना सिर हिलाया और कुछ चेतावनियां और सुझाव दिए। हाँ समनिंग मास्टर, मैं सबका ख्याल रखूंगा। वोल्केनिस और नेक्रोस दोनों ने 4 अनुबंधित आत्मा जानवरों की टीमों की दिशाओं से अलग दिशाओं में जाने से पहले अपने सिर हिलाए। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अजाक्स ने सियोरा और उसके पिता से कहा जो उसके पास खड़े थे। हालांकि सेरानो भी दूसरों का नेतृत्व करने में अच्छा था, फिर भी नेक्रोस ने सेरानो को थोड़ा सा हरा दिया। इसके अलावा नेक्रोस को लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके पास मरे हुओं को बुलाने के लिए सोल ग्रिमोयर के साथ साथ सोल समनिंग भी है जो दूसरों का नेतृत्व करते हुए उनकी रक्षा कर सकता है। जहां तक सेरानो का सवाल है, वह सोचने की चिंता छोड़कर अपने शक्तिशाली आक्रमण कौशल के साथ पूरी ताकत से खेल सकते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वोल्केनिस जो दुश्मनों को गंभीर क्षति पहुंचा सकता था, उसे दूसरों का नेतृत्व करने की अनुमति क्यों दी गई और सेरानो को क्यों नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वोल्केनिस अपने दुश्मनों के साथ निकट युद्ध करते समय आलोचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकता था और जहां तक अजाक्स ने देखा, वोल्केनिस ऐसे दबावों में भी अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि अजाक्स को उम्मीद थी कि वोल्केनिस अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए एक नया आक्रमण कौशल या कुछ ऐसा ही विकसित कर लेगा। उनके साथ अजाक्स 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी द्वारा निर्मित एक क्लोन भेजता है। भूत उन्हें आदेश दो कि वे हमसे 100 किलोमीटर के दायरे में रहें और इस दायरे में रहने वाले सभी जानवरों और मानव जैसे जीवों का सफाया कर दें। अजाक्स ने अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों और तात्विक आत्माओं द्वारा गठित 6 टीमों के नेताओं के साथ संवाद करने के लिए घोस्ट फॉक्स का उपयोग किया। अजाक्स के लिए अपने सेलेस्टियल वर्ड सटेप की बदौलत वह 2 मिनट से भी कम समय में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। इसलिए अजाक्स ने अपने मिशन व्रेकिंग हेवॉक के लिए 100 किलोमीटर के दायरे की सीमा तय की ताकि वह उनके साथ कुछ होने से पहले ही उन्हें बचाने के लिए जा सके। इसके अलावा घोस्ट फॉक्स द्वारा बनाए गए क्लोनों की बदौलत अजाक्स अपने द्वारा बनाई गई 6 टीमों के प्रत्येक व्यक्तिगत टीम के सदस्य का स्थान आसानी से ढूंढ सकता था। चूंकि मिशन व्रेकिंग हेवॉक शुरू हो चुका है, इसलिए अब खेती पर ध्यान देने का समय है, जब तक कि इस क्षेत्र के शासक अपनी गुफा से बाहर नहीं आ जाते। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने अपना अगला कदम उठाने के लिए अपने पिता और सियोरा की ओर देखा। मिशन कहर बरपाना 4। पिताजी, आप कोई अच्छी जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते और अपनी साधना पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं भी यही करूंगा। गहरी सांस लेते हुए अजाक्स ने अपने पिता को सुझाव दिया कि उन्हें अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उन्हें खेती करनी चाहिए। जिस प्रकार अजाक्स के अपने लक्ष्य थे, उसी प्रकार एरन के भी फ्लोटिंग आइलैंड में अपने लक्ष्य पूरे करने थे। चूंकि एरन सम्राट के दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था, एरन जानता था कि उसे कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं जाकर खेती करूंगा। अपना सिर हिलाते हुए एरन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और पास में ही एक जगह ढूंढ ली तथा खेती करने बैठ गया। सियोरा। इसके बाद अजाक्स सियोरा की ओर मुड़ा और कुछ कहने ही वाला था, हालांकि सियोरा ने उसे बीच में रोक दिया। अजाक्स, जब तक तुम खेती करोगे मैं आसपास के वातावरण पर नजर रखूंगा। सियोरा ने सुझाव दिया कि जब तक पिता और पुत्र दोनों खेती करेंगे, वह उस स्थान की रखवाली करेगी। भले ही अजाक्स खेती करते समय एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र कल्टीवेटर था, लेकिन उसकी इंद्रियां उसके औसत स्व की तरह तेज नहीं होंगी। एरन के लिए उसे अभी सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बाकी था। अपने औसत स्व, जहां तक एरन का सवाल है, उसे अभी सम्राट दायरे में प्रवेश करना बाकी था। फ्लोटिंग आइलैंड में, जहां सम्राट क्षेत्र के प्राणी ग्रेटर वर्ल्ड में राजा क्षेत्र के साधकों की तरह ही आम थे। इसलिए अगर कोई उन पर हमला करता तो उसे चकमा देना लगभग असंभव होता और अगर चकमा भी दिया जाता तो वे गंभीर रूप से घायल हो जाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक सियोरा का प्रश्न है, उसकी साधना पहले से ही इतनी अधिक थी कि वह सिर्फ अजाक्स का साथ देने के लिए फ्लोटिंग द्वीप पर आई थी। यद्यपि वह अभी भी अपनी साधना के शिखर तक पहुंचने से बहुत दूर है, फिर भी उसके दिव्य नियम पहले ही जागृति के 50% तक पहुंच चुके हैं और जागृति का 1% बढ़ाने के लिए भी उसे वर्षों तक साधना करनी पड़ी। ठीक है। अजाक्स ने अपने हाथ के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि सियोरा को तैरते द्वीप से मिलने वाले लाभ बहुत अधिक नहीं थे। इसलिए जब तक धातु क्षेत्र के शासक बाहर नहीं आ गए, तब तक अजाक्स को लगा कि सियोरा द्वारा उसकी और उसके पिता की रक्षा करना बेहतर होगा।
एक बार जब हम शासक से धातु क्षेत्र के बारे में अधिक जान लेंगे तो आइए एक नए पेशे को जागृत करने के लिए पेशे जागृति क्रिस्टल का उपभोग करें। इससे पहले जब सिरोआ ने विश्व फलों को कुचल दिया तो उन्हें नियम वृद्धि क्रिस्टल और व्यवसाय जागृति क्रिस्टल प्राप्त हुए। अजाक्स ने सियोरा को बताया कि वे धातु क्षेत्र में कुछ मुद्दों को सुलझाने के बाद उन क्रिस्टलों का उपभोग करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। सियोरा या यहाँ तक कि अजाक्स के लिए भी एक नए पेशे को जगाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि एक नए पेशे के साथ उनकी युद्ध क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। फिलहाल अजाक्स का ध्यान अपने लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने तथा एक नया पेशा शुरू करने के लिए समय निकालने पर अधिक है। यदि उन्होंने किसी पेशे को जागृत भी किया तो वह सामान्य स्तर का होगा, जहां वे उस पेशे से अधिक लाभ नहीं उठा सकेंगे। फिर भी अजाक्स ने सोचा कि सियोरा को सूचित करना अच्छा होगा ताकि वह भी अपने विचारों की योजना उसी के अनुसार बना सके। उसके बाद अजाक्स बैठ गया और देव स्तरीय साधना तकनीक ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवेंस का प्रसार करना शुरू कर दिया। डिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान ने 1 मिनट तक परिक्रमा की और प्रकृति के दिव्य सार की 10 इकाइयों को अवशोषित किया। जैसे ही अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जल्द ही अजाक्स से लगभग 100 किलोमीटर दूर प्रकृति का सार उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वास्तव में ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक की सहायता से अजाक्स प्रति मिनट केवल 1 इकाई दिव्य प्रकृति सार प्राप्त कर सकता था। हालांकि जेड ब्रेसलेट के निष्क्रिय प्रभाव के कारण अजाक्स प्रकृति सार की 10 गुना अधिक इकाइयों को अवशोषित कर सकता था। इस गति से मुझे अपनी संपूर्ण दिव्य आत्म चेतना को भरने के लिए बस 2 दिन से कुछ अधिक समय तक साधना करने की आवश्यकता है। वर्तमान में अजाक्स की दिव्य आत्मा चेतना में प्रकृति के दिव्य सार की 70,000 से अधिक इकाइयां हैं और इसे भरने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की 40,000 से कम इकाइयों की आवश्यकता है। इसलिए अजाक्स को उम्मीद थी कि वह अगले 2 दिनों तक बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्वक खेती कर सकेगा। दूसरी ओर एरन ने भी साधना शुरू कर दी और यद्यपि अजाक्स ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक के कारण प्रकृति के बहुत से सार को अपने शरीर में खींच रहा था, एरन भी उसका उपयोग करने में सक्षम था। संक्षेप में, वह प्रकृति के सार का एक छोटा सा प्रतिशत चुरा रहा था जिसे अजाक्स अपनी अर्धदेव स्तरीय साधना तकनीक से खींच रहा था। मेरी नवजागृत साधना तकनीक के कारण मैं अपने बेटे के पास बैठे बैठे अपनी साधना की गति में वृद्धि कर सकती हूँ। एरन को हल्की हंसी आई जब उसने महसूस किया कि उसकी साधना की गति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेज थी। बेशक साधना की गति की तुलना उस गति से नहीं की जा सकती थी जो उसे शुद्ध सार विस्फोट से प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी एरन जानता था कि यह एक बार का अवसर था जो हर 1000 साल में एक बार आता है। वैसे भी उसने अपनी वर्तमान साधना पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वह सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था और उसने अपने राजा क्षेत्र साधक की आत्माओं को सम्राट क्षेत्र साधक की आत्माओं में परिवर्तित कर लिया। जबकि अजाक्स और एरन पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, सियोरा, जो पहरा दे रही थी, अपने सिर में कई विचारों के साथ अजाक्स को देख रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अजाक्स से मिलने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और साथ ही उसे अजाक्स से पहली मुलाकात और उसके बाद के क्षण याद आ गए। उन क्षणों के बारे में सोचकर वह मुस्कुराए और अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहती थी। फिलहाल वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त है। फ्लोटिंग आइलैंड की यात्रा पूरी करने के बाद हम सेलेस्टियल डॉन दायरे में प्रवेश करेंगे। सेलेस्टियल डॉन दायरे से बाहर आने के बाद मुझे लगता है कि यह हमारे रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का सबसे अच्छा समय होगा। यद्यपि सियोरा वनकल्पित बौनों की रानी थी और जब वह अजाक्स से मिली थी तब उसके अनुयायी बहुत मजबूत थे, फिर भी कहीं न कहीं उसके दिल में अजाक्स के साथ अपनी अचानक सगाई को लेकर थोड़ी आशंका थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और उसे अजाक्स के बारे में और अधिक समझ में आया कि वह उसकी कितनी परवाह करता है, उसके अंदर का थोड़ा डर गायब हो गया क्योंकि वह अपने रिश्ते में अगले कदम के लिए तैयार थी, जो कि शादी थी। मिशन कहर बरपाना 5। जबकि अजाक्स अपनी दिव्य आत्मा चेतना को भरने में व्यस्त था और सियोरा अजाक्स के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रही थी, अजाक्स के संबंध द्वारा गठित 6 टीमें मिशन विनाशक अभियान पर व्यस्त थीं। यद्यपि यह एक द्वीप था, लेकिन ये तैरता हुआ द्वीप इतना विशाल था कि अजाक्स ने अनुमान लगाया कि प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग एक महान विश्व के बराबर होगा। एक ऐसे स्थान पर जो कि एक महान विश्व जितना बड़ा था, जिसमें प्रकृति का शुद्ध सार और समय की वृद्धि थी। फ्लोटिंग आइलैंड में लगभग सभी जीवित प्राणी आसानी से सम्राट दायरे में पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि वे एक अलग प्रजाति के अन्य लोगों को मारने की अपनी आदिम प्रवृत्ति को हटा दें। भले ही वे एक ही प्रजाति के हों, वे कई चीज़ों के लिए लड़ते थे, जैसे अपने साथी के लिए या क्षेत्रों के लिए। अतः कुछ ही समय में अजाक्स की अन्वेषण टीमों ने जंगली जानवरों और प्राणियों को खोज निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्षेत्र में घुसने की? जिस क्षण उन जंगली प्राणियों ने इन अन्वेषण दलों को देखा, उनकी आदिम प्रवृत्ति जागृत हो गई, क्योंकि इन जानवरों और प्राणियों में एक प्रबल क्षेत्रीय भावना थी और वे अन्य जातियों या प्रजातियों को अपने चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश करते देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए वे बिना किसी दया दिखाए उन्हें मार डालने के इरादे से बिना सोचे समझे अजाक्स के बुलावे की ओर दौड़ पड़े।
अग्नि बम। यद्यपि 10 से अधिक सम्राट रियल्म हॉग जैसे जानवर उनकी ओर दौड़ रहे थे, फिर भी रॉथ और उनकी टीम शांत थी क्योंकि रॉथ ने आने वाले जंगली जानवरों पर छोड़ने से पहले 10 मुट्ठी आकार के अग्नि बमों को बुलाया था। बूम बूम। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 10 फाई बमों को आने वाले जंगली जानवरों पर सटीक निशाना लगाकर दागा गया और प्रत्येक बम से एक जानवर मारा गया। पिताजी, भाई रावेत बहुत शक्तिशाली हो गया है। ये देखकर कि कितनी आसानी से रॉथ ने 10 सम्राट रियल्म जानवरों को मार डाला, छोटे भालू जैन ने अपने पिता से कहा। चिंता मत करो बेटा, भविष्य में तुम भाई रावेत से भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। पिता भालू डैन ने अपने पिता के साथ अपने बेटे का उत्साहवर्धन करते हुए अपना सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से इसे हासिल करूंगा। जैन की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं और उसने उत्साह से अपना सिर हिलाकर कहा, छोटे जैन, तुम इसके लिए सक्षम हो। यद्यपि रावेत उनसे थोड़ी दूर था, फिर भी वह उनकी बातचीत कैसे नहीं सुन सका। उन्होंने लिटिल जैन को भी प्रोत्साहित किया क्योंकि वह उससे और लिटिल वाइट से बहुत प्यार करते थे और भविष्य में उनकी उपलब्धियों को देखने की उम्मीद कर रहे थे जो उनकी उपलब्धियों से कहीं अधिक बड़ी होंगी। साथ ही टीम के नेता के रूप में उन्होंने उन्हें आदेश दिया, मैं सामने की ओर से आने वाले जंगली जानवरों का ध्यान रखूंगा और आप बाएं और दाएं तरफ का ध्यान रखेंगे। इससे पहले रावेत ने वर्तमान स्थान पर केवल 10 जंगली जानवरों की देखभाल की थी और उस स्थान पर ऐसे ही सैकड़ों जानवर थे जिन्होंने जल्दबाजी में रावेत और उनकी टीम को घेर लिया। चलो उन सबको साफ कर दें। आदेश पाकर पिता पुत्र ने सिर हिलाया और उत्साह से उन जंगली और नासमझ जानवरों की ओर दौड़ पड़े जो आगे बढ़ रहे थे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुनहरी त्वचा। गोल्डन बियर सम्राट का क्रोध। गोल्डन बियर किंग्स रेज। भालू के पंजे। पिता और पुत्र की जोड़ी पूरी तरह से हत्या करने वाली मशीन थी जो अपने शरीर पर लगे घावों की परवाह किए बिना आने वाले जंगली जानवरों को मार गिराते थे। इन जंगली जानवरों के लिए मुझे अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। दिव्य नियमों का उपयोग करने से तो मेरी ऊर्जा ही बर्बाद होगी। निम्न, मध्यम और यहाँ तक कि उच्च स्तर के सम्राट क्षेत्र के जंगली जानवरों को देखते हुए जो उसके साधारण हमलों से मारे जा रहे थे, रावेत ने चुपचाप अपने सिर में सोचा और साथ ही उसने अपनी नज़र पिता और पुत्र की जोड़ी पर भी रखी। यद्यपि यह उसके लिए आसान था, परंतु पिता और पुत्र की जोड़ी के लिए यह उतना आसान नहीं था क्योंकि अभी उनके दिव्य नियम जागृत होने बाकी थे। लिटिल जैन अच्छा कर रहा है, हालांकि सीनियर डैन थोड़ा संघर्ष कर रहा है। हालांकि यह उसके लिए अच्छी बात है क्योंकि वह उस दबाव का उपयोग सम्राट दायरे में पहुंचने के लिए कर सकता है। रावेत को अपने विरोधियों के साथ आसानी से पेश आना था, इसलिए वह उन जंगली जानवरों को मारते हुए सोचने और योजना बनाने में सक्षम था जो उस पर हमला कर रहे थे। नरक विस्फोट। आग का विस्फोट। फ्रॉम द वेब। पावर्ड बाय ज़र्गनेट। टिफनी ट्रम्प्स ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज एवरीवन शुक। The rumors about Melania Trump keep getting worse. तेज मुट्ठी। दूसरी ओर स्पैरो और उसकी टीमें भी रॉथ की टीम से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही थीं। रॉथ के विपरीत स्पैरो ने अपने साथियों को अलग अलग लड़ने के लिए नहीं कहा, इसके बजाय उसने उन्हें एक साथ लड़ने के लिए कहा, जबकि वह पीछे खड़ी होकर उन्हें आदेश दे रही थी। बेशक भले ही वह बिना लड़े खड़ी थी, वह अपने कौशल का उपयोग उन विरोधियों को कमजोर करने के लिए कर रही थी जो उन्हें मारने आ रहे थे। नीदर स्मोक। ये सबसे बुनियादी कौशल था जिसे स्पैरो ने सफलतापूर्वक पुनः खेती करने के बाद हासिल किया और पुनः खेती किए गए खजाने की बदौलत जो कि नेदर स्मोक भी था, उसका नेदर स्मोक इतना शक्तिशाली हो गया है कि यह नियमित सम्राट क्षेत्र के जानवरों और प्राणियों की युद्ध क्षमता को 50% तक कम कर सकता है। यही कारण है कि लाल और काले नरक के जानवर काले यति के साथ मिलकर उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र की साधना द्वारा उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र के जानवरों को मारने में सक्षम थे। जहां तक स्पैरो की बात है, वह अपने साथियों के विरोधियों को मारकर उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही थी और इसीलिए वह अपने बुनियादी हमले के अलावा एक भी उंगली नहीं उठा रही थी। ट्वाइलाइट तोप। अंधेरा विनाश विस्फोट। ट्वाइलाइट स्पाइक्स। एक अन्य स्थान पर लिटिल ट्विलाइट ने अपने नियमित ड्रैगन रूप में रूपांतरण कर लिया है और निश्चित रूप से उसने दिव्य आभा को दबा दिया है क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य टीमों के विपरीत जो मुख्य रूप से जंगली जानवरों और प्राणियों को मारने पर केंद्रित थीं, ट्वाइलाइट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर रहा था, चाहे वह पेड़ हो या मानव सदृश प्राणियों द्वारा निर्मित इमारत या यहाँ तक कि पहाड़ भी हो, उसे ट्वाइलाइट ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। संक्षेप में, ट्वाइलाइट ही एकमात्र था जो अजाक्स के मिशन का सख्ती से पालन कर रहा था, जो था मिशन व्रेकिंग हैवॉक। जितना अधिक ट्वाइलाइट का विनाश होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बन जाएगा और यदि वह विनाश जारी रखता है, तो जब शासक अपनी गुफाओं से बाहर आएंगे, तो उन्हें उनसे लड़ने के लिए दैवीय नियम का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। काश मेरे जीवन में हर दिन ऐसे दिन होते, तो यह मेरे लिए सच्चा स्वर्गीय क्षेत्र होता। बोनस अध्याय मिशन कहर बरपाना 6। काश मेरे जीवन में हर दिन ऐसे दिन होते, तो यह मेरे लिए सच्चा स्वर्गीय क्षेत्र होता। ट्वाइलाइट जैसे आत्मिक जानवर के लिए प्रतिदिन विनाश करना स्वर्ग के समान था,
हालांकि ट्वाइलाइट जानता था कि यदि वह ऐसा करता रहा तो कुछ समय बाद उसे इसका आनंद नहीं मिलेगा। यद्यपि ट्वाइलाइट को विनाश पसंद है, लेकिन उसे विनाश से भी अधिक कुछ पसंद है और वह है अधिक शक्तिशाली प्राणियों से लड़ना। अपनी वर्तमान शक्ति ट्वाइलाइट के साथ वह शीर्ष संप्रदायों के बुजुर्गों से लड़ सकता था जिन्होंने अपने दिव्य नियमों को जागृत किया और 20 या 30% से अधिक जागृत किया। इसके अलावा यह अधिक समय नहीं होगा जब ट्वाइलाइट अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को अगले स्तर तक बढ़ा देगा, जहां वह ब्रह्मांड के शीर्ष संप्रदायों के संप्रदाय नेता से लड़ सकेगा। उस समय चाहे वह इस ब्रह्मांड को कितना भी नष्ट कर दे, इससे ट्वाइलाइट संतुष्ट नहीं होगी। यद्यपि एक अंधकार में क्षेत्र है जहां भाई अजाक्स ने मुझे वहां ले जाने का वादा किया था, लेकिन जिस गति से मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे विनाश के लिए अपने भविष्य की भूख को पूरा करने के लिए स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने की आवश्यकता है। यही कारण है कि ट्वाइलाइट ने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था, जो था स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ना। जब अंकल ड्रैवन अजाक्स और जैद को स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में कुछ बातें समझा रहे थे, तो ट्वाइलाइट उनकी बातें सुन रहा था और उसे पता चला कि स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के लिए अधिक खतरनाक थे और यदि वे एक पल के लिए भी लापरवाह हुए तो अपनी जान गंवा सकते थे। कोई स्थान जितना अधिक खतरनाक होगा, ट्वाइलाइट उतना ही अधिक संतुष्ट होगा और इसलिए वह इसके बारे में उत्साहित था। स्नोमैन बुलेट्स, पीली बिजली की धारें। जब ट्वाइलाइट अपने सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर रहा था, लिटिल वाइट और लिंक्स उन जानवरों और मानव प्राणियों की देखभाल में व्यस्त थे जिन्हें ट्वाइलाइट ने नहीं देखा था। यद्यपि ट्वाइलाइट की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी और वह अधिक क्षति पहुंचा सकता था, फिर भी वह कुछ जंगली जानवरों और मानवों को मारने में चूक गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन टीम के 2 साथियों ने उन भाग्यशाली जानवरों और मानवों का ख्याल रखा जिससे वे बदकिस्मत हो गए। भक्षण भक्षण। जहां तक अजाक्स द्वारा गठित 6 टीमों में सबसे शक्तिशाली टीम की बात है, एल्डर और उसके 10 अधीनस्थ बहुत कुशल थे। वे जहां भी जाएंगे, पीछे केवल बंजर भूमि और सूखे पेड़ ही रह जाएंगे। उन्होंने न केवल जंगली जानवरों और मानवों को खाया, बल्कि पेड़ों से जीवन ऊर्जा भी ली। हालांकि चाहे उन्होंने कितने भी सम्राट क्षेत्र के जानवरों और मानवों को खा लिया हो, उनकी साधना में शायद ही कोई बदलाव आया, क्योंकि उन्हें अभी भी जीरोथ ऑर्डर दानव प्रेरितों को पचाना बाकी था जिन्हें उन्होंने लगभग 1 महीने पहले खाया था। वे जो कुछ भी खाते थे उसे भविष्य के लिए संग्रहित कर रहे थे, जहां वे स्वयं को पूरी तरह से एकांत में रख सकें और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विशेष रूप से एल्डर सम्राट दायरे के शिखर पर पहुंचने के बाद एकांतवास में जाने की योजना बना रहा था। सम्राट दायरे की चरम साधना के साथ एल्डर को केवल अपने दिव्य शासन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा वह एक और दिव्य शासन देवोर को जगाने की योजना बना रहा था। एल्डर का मानना था कि यदि वह उसे जागृत कर सकता है तो वह सीधे तौर पर एक पूरी दुनिया को निगल सकता है, और इस प्रकार वह किसी भी कीमत पर दिव्य नियम को जागृत करने की उम्मीद और आशा कर रहा था। एक भक्षक चील के रूप में मुझे दिव्य भक्षण नियम न होने पर शर्मिंदगी होगी। एल्डर को यह दबाव मुख्यतः इसलिए महसूस हुआ क्योंकि यदि वह नहीं जागा और उसके अधीनस्थों में से किसी ने दिव्य भक्षण नियम को जागृत कर दिया तो यह उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। यद्यपि वह अभी भी भक्षक ईगल्स के नेता के रूप में अपना नेतृत्व बनाए रख सकता था, फिर भी वह उन विशिष्ट अधीनस्थों के प्रति हीन भावना विकसित कर लेता था जो दिव्य भक्षक नियम को जागृत करते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खैर, एल्डर ने अपना पूरा ध्यान मिशन पर रखा और क्षेत्र के शासक पर भी नजर रखी। न केवल एल्डर बल्कि ट्वाइलाइट को छोड़कर सभी टीम लीडर मेटल क्षेत्र में सबसे मजबूत प्राणी के प्रकट होने पर नजर रखते थे। जहां तक ट्वाइलाइट का प्रश्न है, उनका मानना था कि यदि कोई शासक होगा भी तो वह स्वयं को प्रकट नहीं करेगा, इसके बजाय वह एल्डर की टीम में चला जाएगा क्योंकि वह क्षेत्र को भारी क्षति पहुंचाएगा। यद्यपि ट्वाइलाइट बहुत अधिक विनाश कर रहा था, यह एक पागलपन भरा विनाश था और इसकी मरम्मत आसानी से की जा सकती थी, तथापि एल्डर द्वारा की गई क्षति की भरपाई में बहुत समय लगेगा। इसलिए शासक की पहली प्राथमिकता एल्डर और उसकी टीम को नमस्ते कहना होगा। अनुबंधित आत्मिक जंतुओं की 4 टीमों की तरह मौलिक आत्माएं भी धातु क्षेत्र में विनाश का अपना हिस्सा करने में सक्षम थीं। समय बीतता गया और 2 दिन बीत गए, फिर भी किसी शासक का कोई पता नहीं चला। अजाक्स के आसपास के 1 किलोमीटर को छोड़कर शेष 99 किलोमीटर क्षेत्र को सभी जंगली जानवरों और मानवों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। इन 100 किलोमीटरों में से एक हिस्सा पूरी तरह बंजर हो गया, जबकि दूसरे हिस्से में पेड़ और पहाड़ टूट गए। अजाक्स ने अपनी टीमों के लिए जो 100 किलोमीटर का दायरा निर्धारित किया था, उसे पूरी तरह से साफ करने में पूरे 2 दिन लग गए। यद्यपि यदि वे अपने पूर्ण आक्रमण का प्रयोग करते तो इसमें केवल आधा दिन ही लगता, परंतु अजाक्स ने कहा कि उन्हें अपने पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेशक अगर वे शासक का सामना करते और उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करते तो उन्हें अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। चूंकि सभी लोग ठीक थे, इसलिए अजाक्स ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, क्योंकि वह कुछ घंटों बाद अपनी दिव्य आत्मा चेतना से भर जाएगा।
इसलिए उन्होंने अपने बुलावे पर कोई नया आदेश देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे प्रकृति के दिव्य सार को आत्मसात करना जारी रखे हुए थे। लिटिल फॉक्स, हम 100 किलोमीटर के निशान से पीछे जाएंगे। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद ट्वाइलाइट और एल्डर विनाश और डेवोर के प्रति अपने उत्साह को रोक नहीं सके। इसलिए उन्होंने अपनी टीमों के साथ अन्वेषण का दायरा बढ़ाने से पहले अपने साथ आए फॉक्स क्लोन्स को इसकी जानकारी दी। तुम लोग कौन हो? हमारे धातु क्षेत्र में तबाही मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि ट्वाइलाइट और एल्डर अपनी चाल चल पाते, धातु के वस्त्र पहने 10 बूढ़ों का एक समूह अलग अलग दिशाओं में खड़ी 6 टीमों के सामने प्रकट हो गया। शासकों के विरुद्ध संबंध 2। धातु क्षेत्र में तैरता द्वीप। गुरुजी, सम्राट दायरे की साधना के शिखर के कुछ शक्तिशाली प्राणी सभी 6 टीमों के सामने प्रकट हुए हैं। जैसे ही भूत लोमड़ी के क्लोनों ने 6 टीमों के सामने 10 बूढ़े लोगों की उपस्थिति देखी, उन्होंने जल्दी से भूत लोमड़ी के मुख्य निकाय को सूचित किया। जहां तक 4 आंखों वाले भूत लोमड़ी का प्रश्न है, उसने अपनी आवाज अजाक्स तक शांत स्वर में पहुंचाई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अजाक्स की साधना में बाधा उत्पन्न हो। हालांकि घोस्ट फॉक्स के क्लोन इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं थे कि धातु के वस्त्र पहने वे 10 बूढ़े लोग धातु क्षेत्र के शासक थे या नहीं, तथापि वे एक बात को लेकर निश्चिंत थे, और वह ये कि 6 टीमों के टीम लीडर सतर्क हो गए थे और उन्होंने अपने साथियों से सावधान रहने को कहा था। वे आखिरकार आ ही गए। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसकी दिव्य आत्मिक चेतना को पूर्ण रूप से भरने के लिए प्रकृति के दिव्य सार की केवल 2000 इकाइयों की आवश्यकता थी। तथापि जब उसने कुछ शक्तिशाली प्राणियों के प्रकट होने की आहट सुनी, तो अजाक्स ने अपने साधना सत्र को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया। इसके अलावा घोस्ट के अनुसार ये 10 प्राणी बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं। भले ही वे धातु क्षेत्र के शासक न हों, लेकिन मेरा मानना है कि उनके पास उनके बारे में पर्याप्त जानकारी है। वास्तव में अजाक्स को मेटल क्षेत्र के शासकों को हटाना नहीं था, और उसने मिशन वेकिंग हेवॉक को शुरू करने का एकमात्र कारण उन शासकों को उनकी गुफाओं से बाहर निकालना था। एक बार उनसे मिलने के बाद अजाक्स को विश्वास था कि उसे तैरते द्वीप के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी, और वह तैरते द्वीप के अग्नि क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका भी सीख जाएगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि उन 10 बूढ़ों से निपटने के दौरान अजाक्स को हिंसा का सहारा लेना पड़ा या नहीं, यह उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। हालांकि मिशन वेकिंग हेवॉक के कारण मुझे नहीं लगता कि वे शांत होंगे और शांतिपूर्ण बातचीत कर पाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स जानता था कि उसकी वर्तमान स्थिति में शांतिपूर्ण बातचीत करना असंभव था। मिशन कहर बरपाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बिना क्षेत्र के प्रभारी साधक स्वयं को प्रकट नहीं कर पाते। इसके अलावा उस मिशन के बावजूद उन 10 बूढ़ों को वहां पहुंचने में 2 दिन से अधिक का समय लग गया, और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये बूढ़े लोग बहुत जल्द अपनी गुफाओं से बाहर निकलने के लिए गहन एकांत में होंगे। खैर, चलो हम जाकर उनकी जांच करते हैं और देखते हैं कि मैं उनके साथ क्या कर सकता हूं। अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने सियोरा की ओर देखा, जो कुछ देर से उसे घूर रही थी, और कहा, सियोरा, चलो चलें। जैसे ही उसने ये कहा, अजाक्स ने सियोरा के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सेलेस्टियल वर्ड सटेप का उपयोग करके उस दिशा में टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया, जहां 4 बूढ़े लोग 10 डेवोर ईगल्स को घूर रहे थे। जहां तक एरन का प्रश्न है, अजाक्स को एहसास हो गया कि उसके पिता सम्राट के दायरे में पहुंच गए हैं और अपनी साधना को मजबूत कर रहे हैं। खेती बढ़ाने की तुलना में खेती को समेकित करना अधिक आसान था, और इसके लिए कम ध्यान देने की आवश्यकता थी। इसके अलावा एरन को अपने दोनों जीवन में बहुत अनुभव था। इसलिए अजाक्स ने अपने पिता को उनके जाने की सूचना दी और उन्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता खुद का ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा उनके आसपास का 100 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि उस विशेष स्थान पर कोई जंगली जानवर या मानव नहीं रहता था। उस स्थान पर दिखाई देने वाले धातु के वस्त्र पहने 10 बूढ़े लोगों को अजाक्स की 6 टीमों को कवर करने के लिए विभिन्न दिशाओं में विभाजित किया गया। रोहित और स्पैरो की टीमों के साथ साथ 2 तात्विक आत्मा टीमों के लिए एक बूढ़ा आदमी था, और ट्वाइलाइट की टीम के लिए 2 बूढ़े आदमी थे। एल्डर की 11 डिवाइडर ईगल एम्परर्स की टीम, जो 6 टीमों में सबसे मजबूत टीम थी, को 4 बूढ़ों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भले ही यह सबसे मजबूत टीम थी, लेकिन अजाक्स जानता था कि अगर उन बूढ़ों ने दिव्य नियमों को जागृत कर दिया, तो एल्डर और उसके अधीनस्थों के लिए उन बूढ़ों को हराना असंभव होगा। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, अनुबंधित आत्मिक प्राणियों के सभी दल के नेता अपने दिव्य नियमों के साथ बूढ़ों के विरुद्ध लड़ाई को कुछ समय तक रोक कर रख सकते थे। एलिमेंटल स्पिरिट्स की 2 टीमों के लिए अजाक्स जानता था कि वोल्केनिस और नेक्रोस के नेतृत्व में वे बूढ़े लोगों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंटल स्पिरिट्स ने उनके एलिमेंटल असेंडेंस को जागृत किया था। यद्यपि तात्विक आरोहण से प्राप्त स्थायी शक्ति दैवीय नियमों द्वारा प्राप्त अस्थायी वृद्धि से अतुलनीय थी, फिर भी यह कुछ समय के लिए रुकने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा अजाक्स का दृढ़ विश्वास था कि ये तात्विक आत्माएं, जब तक वे एक साथ मिलकर काम करती हैं, वे दैवीय नियमों से अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सकती हैं।
इसके अलावा उन मौलिक आत्माओं की ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए प्राचीन समनकर्ता भगवान की रक्त रेखा के साथ साथ अथाह जानवर भगवान की रक्त रेखा भी मौजूद है। इन सभी बातों को जोड़ते हुए अजाक्स ने मुख्य रूप से उस स्थान पर जाना चुना जहां 4 बूढ़े व्यक्ति थे, क्योंकि स्थिति एल्डा और उसकी टीम के लिए अच्छी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? मेरे क्षेत्र में गड़बड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चारों बूढ़ों ने अपने सामने खड़े 11 भक्षक गरुड़ सम्राटों को घूर कर देखा और साधना का दबाव छोड़ा। भले ही उन बूढ़ों ने शिखर सम्राट क्षेत्र के साधना दबाव को उत्सर्जित किया, लेकिन इसने इन 11 भक्षक ईगल सम्राटों को कुछ भी नहीं किया, जिससे बदले में 4 बूढ़े लोग और भी क्रोधित हो गए। भाइयों, आओ हम इन दुष्ट जानवरों पर अपना समय बर्बाद न करें और उन सभी को मार डालें। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने भाइयों को सुझाव दिया और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह एल्ड की ओर दौड़ पड़ा, क्योंकि यह पता लगाना बहुत आसान था कि एल्ड ही नेता था। एक बार नेता चले गए तो शेष भक्षक ईगल सम्राट उनके खिलौने बन सकते थे। छोटे भाई, बस नेता को मार डालो। चलो शेष भक्षक ईगल सम्राटों को अपने उड़ने वाले सवारों के रूप में वश में करते हैं। हाँ, जहाँ तक तीनों बूढ़ों की बात है, जब उन्होंने शक्तिशाली दिखने वाले भक्षक गरुड़ सम्राटों को देखा तो उनकी आंखें लालच से भर गईं, क्योंकि वे जानते थे कि ये भक्षक गरुड़ सम्राट उनकी सवारी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। शासकों के विरुद्ध सम्मत 2 भक्षक ईगल दुर्लभ आत्मिक जानवर थे और भक्षक ईगल सम्राटों को और भी अधिक दुर्लभ माना जा सकता है। भले ही उनके हमले ब्रह्मांड के सबसे मजबूत आत्मिक जानवरों जितने शक्तिशाली न हो, फिर भी वे उड़ने वाले वाहन के रूप में परिपूर्ण थे, जिसका श्रेय उनके द्वारा विकसित की गई त्वरणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को जाता है। इतनी अच्छी बेस्टियल आत्मा के साथ उनकी गति इतनी दूर हो सकती है कि दिव्य नियमों वाले सम्राट क्षेत्र के साधकों को भी उन्हें पकड़ने में कठिनाई होती है। इसलिए चारों बूढ़ों ने महसूस किया कि उन्हें भक्षक गरुड़ सम्राटों को वश में कर लेना चाहिए और उन्हें अपने उड़ने वाले वाहन में बदल लेना चाहिए। चूंकि वे 10 भाई थे, इसलिए भक्षक ईगल सम्राटों के नेता को मारने के बाद भी उनके पास वश में करने के लिए पर्याप्त भक्षक ईगल सम्राट होंगे। धात्विक एल्डर पर हमला करने के लिए दौड़े बूढ़े व्यक्ति के मन में भी यही विचार आया और उसने सीधे एल्डर के गले पर निशाना साधा ताकि उसे एक ही वार में मार सके। दिव्य वायु नियम स्वूश। हालांकि एल्डर उस बूढ़े आदमी को इतनी आसानी से कैसे मारने दे सकता था? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दिव्य नियम सक्रिय कर दिया और अगले ही सेकंड में उसकी गति इतनी अधिक हो गई कि बूढ़े व्यक्ति का महत्वपूर्ण हमला एल्डर द्वारा पीछे छोड़ी गई छवि पर जा गिरा। क्रिटिकल टैलेंट स्ट्राइक एड्स बाय पब फ्यूचर। एल्डर ने केवल आक्रमण को चकमा देने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने एक शक्तिशाली नजदीकी हमले से बूढ़े व्यक्ति पर जवाबी हमला किया, जिसका उद्देश्य एक ही वार में बूढ़े व्यक्ति को मार डालना था। एल्डर के पंजे पहले से ही इतने मजबूत और शक्तिशाली थे और दैवीय पवन नियम से एल्डर की गति में हुई वृद्धि के कारण यह हमला और भी अधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे कि बूढ़ा व्यक्ति आने वाले हमले को रोक पाता। उसका शरीर पहले ही 2 भागों में फट चुका था। धड़ 3 बूढ़ों की स्तब्ध दृष्टि के कारण शरीर के दोनों हिस्से जमीन पर गिर पड़े। चलो बाकी 3 बूढ़ों का भी ख्याल कर लें इससे पहले कि वे कुछ करें। एल्डर को लड़ाई का बहुत अनुभव था और वह जानता था कि हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। जब वह एक साथ कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करता था तो वह सबसे शक्तिशाली हमला करने की आदत रखता था। वह अपने शक्तिशाली हमले का प्रयोग करके 1 या 2 को मारने की कोशिश करता था, ताकि बाकी लोगों में कुछ डर पैदा हो सके और जब वे सदमे में होते तो वह या तो उन्हें मारने के लिए उस समय का उपयोग करता या यदि वह उन सभी को मारने में आश्वस्त नहीं होता तो वह भाग जाता। ये सही है। भले ही वह एक गर्वित भक्षक ईगल सम्राट था, लेकिन जब उसे लगा कि परिस्थिति उसके लिए बहुत कठिन है तो वह उड़ने में संकोच नहीं करेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि केवल जीवित लोगों को ही वापस आने का मौका मिलता है और इस तरह वह उस छोटी दुनिया का राजा बनने में सक्षम हो गया जिसे अजाक्स ने प्राप्त किया था। जहां तक उसकी वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, एल्डर ज्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही अजाक्स से ध्वनि संदेश प्राप्त हो चुका था जो उससे केवल कुछ ही मिनट की दूरी पर था। इसलिए उन्होंने अपने अधीनस्थों को भागने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उनका मालिक जल्द ही आने वाला था। स्वूश एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वूश पंख प्रहार। इस प्रकार बिना समय बर्बाद किए एल्डर ने पलटवार किया और शेष 3 बूढ़ों पर लंबी दूरी से हमला किया। क्या उसने सिर्फ एक उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधना के साथ एक दिव्य नियम जागृत किया। तीनों बूढ़े व्यक्ति एक क्षण के लिए चौंक गए और एल्डर को एक नई नज़र से देखने लगे। जहां तक आने वाले तीखे पंखों की बात है, तीनों बूढ़ों ने एक क्षण के लिए उन पर नजर डाली, फिर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी। दिव्य धातु नियम। अगले ही क्षण 3 बूढ़ों में से एक अन्य 2 बूढ़ों के सामने आ गया और आने वाले तीखे पंखों को रोक दिया। क्लैंग क्लैंग। सभी तीखे पंख उस विशेष बूढ़े व्यक्ति की ओर आकर्षित हो गए और वे सभी पंख उस बूढ़े व्यक्ति पर कोई खरोंच छोड़े बिना टूट गए। छोटे पक्षी, तुमने अपना दिव्य नियम सक्रिय करके हमें आश्चर्यचकित कर दिया, हालांकि हमारे सामने तुम्हारा दिव्य नियम बेकार है। बूढ़ा आदमी हंसा और साथ ही एल्डर का मजाक भी उड़ाया।
यद्यपि वे एल्डर के दिव्य नियम से आश्चर्यचकित थे, फिर भी उन्हें यकीन था कि इसमें जागृति की संभावना 10% से भी कम होगी और वे इसे अधिक समय तक प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनमें से 3 ऐसे थे जिनके पास दिव्य नियम थे, इसलिए एल्डर जो भी करे वह उनके खिलाफ नहीं जीत पाएगा। तो क्या हुआ? दूसरी ओर एल्डर, एक घमंडी आत्मा जानवर की तरह, ये पसंद नहीं करता था कि बूढ़ा आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था। इसलिए उसने शब्दों के साथ जवाब दिया, मैंने पहले ही आप में से एक को मार दिया है और अगर मुझे आज मरना भी पड़ा तो मैं कम से कम आप में से एक को मार दूंगा। के जब एल्डर ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज़ पूरी तरह से दुष्ट लग रही थी, जिससे 10 भक्षक ईगल सम्राट अनजाने में ही कांप उठे। हाँ। दूसरी ओर एल्डर की बातें सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा और उसने अपने पीछे खड़े 2 बूढ़ों में से एक से कहा, दूसरे भाई, जाकर चौथे भाई की जांच करो। उसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह कुछ ही मिनटों में जाग जाएगा। बूढ़ा आदमी, जिसे दूसरे भाई के नाम से संबोधित किया जा रहा था, बूढ़े आदमी के उन 2 हिस्सों पर एक नज़र डालने के बाद आलस से बोला जिन्हें एल्डर ने पहले फाड़ दिया था। ये सुनकर एल्डर की भौहें तन गईं और वह जल्दी से जमीन पर पड़ी लाश की ओर देखने लगा। स्वूश! शव के दोनों हिस्सों से छोटी छोटी धातु की चीजें हिलती हुई एक दूसरे से चिपकती हुई प्रतीत हो रही थीं। बेशक ये बहुत धीमी गति थी और एल्डर का मानना था कि उन 2 हिस्सों को एक साथ जोड़ने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो ऐसा लगता है कि वे मनुष्य नहीं थे, बल्कि किसी धातु प्रकार की जाति के थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनमें एक विशेष पुनर्योजी क्षमता थी। हालांकि यह एक गंभीर मुद्दा था, फिर भी एल्डर ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और अपने विरोधियों का विश्लेषण किया। चूंकि उनमें विशेष पुनर्योजी क्षमताएं हैं, इसलिए मुझे अपने सामान्य आक्रमण पैटर्न पर ही चलना चाहिए। अपनी शांति के कारण एल्डर कुछ सोचने में सक्षम था और बिना समय बर्बाद किए उसने तीनों बूढ़े लोगों पर अपने कौशल का प्रयोग किया। किसी अन्य स्थान पर तुम तो मात्र एक छिपकली हो और तुमने हमारे क्षेत्र में उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे की? अपने सामने विशाल बैंगनी रंग के ड्रैगन को देखते हुए दोनों बूढ़ों ने क्रोध से भरे चेहरे के साथ उससे पूछा, अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो क्या आप मेरे द्वारा आपके क्षेत्र में किए गए नुकसान को भूल जाएंगे? ट्विलाइट ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में 2 बूढ़े लोगों को देखते हुए शांत स्वर में पूछा। एल्डर और उसकी टीम के सामने आए 4 बूढ़ों की तरह इन 2 बूढ़ों ने भी वही धातुई वस्त्र पहने हुए थे। यद्यपि ट्वाइलाइट धीमी आवाज में बात कर रहा था, फिर भी उसकी आवाज में उपहास की झलक थी जो स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। लानत है तुझ पर, छिपकली, देखते हैं तू कर पाती है या नहीं। ट्वाइलाइट की बातें सुनकर जो 2 बूढ़े व्यक्ति पहले से ही खुद को रोके हुए थे, वे अपना क्रोध और अधिक नियंत्रित नहीं कर सके और सीधे ट्वाइलाइट की ओर उड़ चले। विनाशकारी हवाएं, स्वूश स्वूश। जब उसने बूढ़े लोगों को प्रश्न का उत्तर दिया तो ट्वाइलाइट को पहले से ही उनसे ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। इसलिए वह बूढ़ों के आने वाले हमले के लिए तैयार था और उसने आने वाले बूढ़ों को दूर धकेलने के लिए शक्तिशाली विनाशकारी हवाएं बनाने के लिए अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सस्ती तरकीबें हम पर काम नहीं करेंगी। स्वूश स्वूश। ऐसा कहने के बाद बूढ़े लोगों ने आसानी से आने वाली विनाशकारी हवाओं को चकमा दे दिया। लिटिल वाइट, लिटिल लिंक्स को ले लो और यह जगह छोड़ दो। मैं इन दोनों दादाओं का ख्याल रखूंगा। हालांकि ट्वाइलाइट ने उनसे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, इसके बजाय उसने हिम सिंह सम्राट और लाइटनिंग लिंक्स को वहां से चले जाने का आदेश दिया। यद्यपि ट्वाइलाइट अपनी टीम के प्रबंधन में लापरवाह दिखता है, लेकिन जब बात अपने साथियों की सुरक्षा की आती है तो वह अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसके अलावा ट्वाइलाइट लिटिल वाइट और लिटिल लिंक्स को अपना छोटा भाई मानता था और एक बड़े भाई के रूप में उसे उनकी रक्षा करनी थी। जहां तक उनके स्वामी का प्रश्न है, ट्वाइलाइट ने पहले ही अजाक्स को बता दिया था कि वह दोनों बूढ़ों का प्रबंधन अकेले ही कर सकता है, तथा उसने अजाक्स से कहा था कि यदि अन्य टीमों को उसकी सहायता की आवश्यकता हो तो वह उनकी देखभाल कर सकता है। हाँ भाई ट्वाइलाइट। लिटिल वाइट और लिटिल लिंक्स ने ट्वाइलाइट के आदेश का पालन करने में संकोच नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि वर्तमान स्थिति में वे मददगार नहीं होंगे। यद्यपि लिटिल वाइट बूढ़े लोगों को उनके दिव्य नियमों को सक्रिय करने से पहले कुछ नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकता है, फिर भी वह कोशिश किए बिना ही वहां से चला जाता है। ऐसा इसलिए नहीं था कि लिटिल वाइट डर गया था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ट्वाइलाइट के हमलों से व्यापक स्तर पर क्षति होती थी, जिससे मित्र और शत्रु में अंतर नहीं होता था। इसलिए यदि वह पीछे रहता तो या तो लिटिल वाइट घायल हो जाता या ट्वाइलाइट को अपने हमलों को रोकना पड़ता, जिससे बूढ़े लोग आसानी से उनसे निपट लेते। तो आप उस पहले हमले से हमें घायल करने का इरादा नहीं रखते हैं, इसके बजाय आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हमसे बच निकलें। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या आपको लगता है कि वे हमसे बच निकल सकते हैं? दूसरी ओर जिस गति से वे ट्वाइलाइट की ओर भाग रहे थे वह विनाशकारी हवाओं के कारण कम हो गई और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ट्वाइलाइट क्या करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अपनी बात समाप्त करने के बाद दोनों बूढ़े लोगों ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ट्वाइलाइट की ओर देखा और एक दूसरे की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया।
स्वूश। जल्द ही बूढ़े लोगों में से एक ने उस दिशा में देखा जिस ओर लिटिल वाइट और लिटिल लिंक्स भागे थे और उसने उसी दिशा में उड़ने का फैसला किया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी उड़ पाता, ट्वाइलाइट ने जल्दी से उसे रोक दिया और बूढ़े आदमी को कोई समय दिए बिना ट्वाइलाइट ने अपने शक्तिशाली हमलों में से एक का इस्तेमाल किया। ट्वाइलाइट तोप, धातु अवरोध। बूढ़े व्यक्ति को पता था कि ट्वाइलाइट उसके द्वारा किए गए विनाश को देखने के बाद एक सामान्य सम्राट क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं को बचाने के लिए अपनी सबसे मजबूत रक्षात्मक चाल का प्रयोग किया। स्वूश, बूम। यद्यपि धातु की बाधा बूढ़े आदमी के सामने आ गई थी, फिर भी ट्वाइलाइट तोप द्वारा छोड़े गए ट्वाइलाइट ओप की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसने बूढ़े आदमी को दूसरे बूढ़े आदमी से टकराने से पहले उन दोनों को दूर धकेल दिया। ये शक्ति, यह कोई सामान्य ड्रैगन नहीं है, यह एक दिव्य ड्रैगन है। दोनों सदमे में आए वृद्ध व्यक्ति उस हमले के बाद भी पूरी तरह ठीक थे क्योंकि उन्होंने रक्षात्मक वस्त्र पहन रखे थे। हालांकि प्रभाव शक्तिशाली था और उस प्रभाव के कारण बूढ़े लोग ये बताने में सक्षम थे कि ट्वाइलाइट एक दिव्य ड्रैगन था। उसी समय उन्हें गोधूली द्वारा उत्सर्जित दिव्य आभा का आभास हुआ। छठे भाई, ऐसा लगता है कि हमें पूरी ताकत से काम करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उसे मार डालना होगा। हालांकि उन्होंने यह मान लिया था कि ट्वाइलाइट एक शक्तिशाली ड्रैगन है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक दिव्य ड्रैगन है। ये जानने के बाद बूढ़े लोग हैरान रह गए और कुछ ही देर बाद जब उन्होंने ट्वाइलाइट की ओर देखा तो उनकी आंखें लालच से भर गईं। चूंकि वह एक दिव्य ड्रैगन है, इसलिए इसे खाकर हम अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, है न? पांचवें भाई। छठे भाई ने बूढ़े आदमी के पिछले शब्दों पर सिर हिलाया क्योंकि उसने दिव्य ड्रैगन खाने के लाभों की याद दिलाई थी। हाँ हाँ, पांचवें भाई ने उत्साह से अपना सिर हिलाया और अधिक लाभों का उल्लेख किया। हम इसकी हड्डियों, दांतों, पंजों और कीलों का उपयोग अधिक कलाकृतियां बनाने और अपनी कलाकृतियों और हथियारों को उन्नत करने के लिए कर सकते हैं। चूंकि यह हमें कई लाभ दे रहा है, तो क्या हम इसे पीड़ारहित मौत दे दें? के दोनों बूढ़े व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखते हुए हंस पड़े और एक बार फिर अपना सिर हिलाया। दिव्य धातु नियम सक्रिय करें। स्वूश, स्वूश। अगले ही क्षण दोनों वृद्धों के शरीर पर लगे धातु के वस्त्र क्षण भर के लिए चमक उठे और उसी समय उनसे निकलने वाली आभा कई गुना बढ़ गई। चलो, हम जल्द से जल्द इसे मार डालें और इसका मांस अपने भाइयों के साथ बांट लें। क्रिम्सन मेटल ब्लेड, मेटल एज ब्लेड। चूंकि उन्होंने पूरी ताकत से आगे बढ़कर ट्वाइलाइट को जल्द से जल्द मार डालने का निर्णय कर लिया था, इसलिए वे पीछे नहीं हटे और अपने हथियार भी जुटा लिए। शासकों के विरुद्ध संबंध 4। इसी समय रावेत और अन्य टीमों को एक बूढ़े व्यक्ति का भी सामना करना पड़ा जो उनके क्षेत्र को नष्ट करने के उनके कार्यों से क्रोधित था। जिस स्थान पर रावेत और उनकी टीम मौजूद थी, पुनः विकसित जानवर जो सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गए। बुरे नहीं, विशेष रूप से आप। बूढ़े आदमी ने जैन की ओर देखा, जो कुछ सोचते हुए अपना सिर हिला रहा था। क्या होगा अगर तुम मेरे प्रति वफादारी की शपथ लोगे और भविष्य में मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुम क्या कहते हो? यद्यपि बूढ़ा आदमी अपने सामने पुनः संवर्धित जानवरों को देखकर क्रोधित हुआ, फिर भी उसने उन्हें अपना दास बनाए रखने का निर्णय लिया। एक नज़र में ही वह बता सकता था कि रोवेत और जैन दोनों में बहुत क्षमता है और अगर उनका उचित पालन पोषण किया जाए तो वे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। डैन के लिए पिता गोल्डन बियर राजा, जो अभी तक सम्राट दायरे में नहीं पहुंचा था, बूढ़े आदमी की रुचि को नहीं जगा पाया। फिर भी बूढ़े आदमी को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं थी जब तक कि उसे रावेत और जैन अपने दास के रूप में मिल गए। ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि रॉथ कुछ कह पाता, लिटिल जैन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उत्तर दिया, गोल्डन बियर एम्परर्स ब्लडलाइन सक्रिय करो। स्वूश, गर्जन, एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही क्षण वह 5 मीटर ऊंचे सुनहरे भालू में बदल गया जिसके पास चमकता हुआ सुनहरा कवच था। गोल्डन बियर किंग्स ब्लडलाइन सक्रिय। उसी समय पिता गोल्डन भालू ने भी अपनी वंश रेखा को सक्रिय कर दिया और चमकदार स्वर्ण कवच के साथ 10 मीटर के विशाल गोल्डन भालू में तब्दील हो गया। हालांकि लिटिल जैन की तुलना में डैन का कवच कम मोटा और कम चमकदार था। भाई रावेत, जब तक हम एक साथ उस पर हमला करते हैं, हम उसे आसानी से नीचे गिरा सकते हैं। हम उसे नीचे गिराने में आपकी सहायता करेंगे। गोल्डन बियर के रूप में जैन और डैन हमेशा एक शब्द से ही क्रोधित होने से दूर रहते थे और जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के मुंह से उसके गुलाम बनने के शब्द सुने तो बेटा और पिता दोनों ही क्रोधित हो गए। बेशक उन्होंने अपना गुस्सा थोड़ा दबा लिया क्योंकि लिटिल जैन ने रॉथ को बताया कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो वे बूढ़े आदमी को मार सकते हैं। यद्यपि बूढ़े व्यक्ति ने अभी तक अपना दिव्य नियम सक्रिय नहीं किया था, फिर भी रोवेत ने लिटिल जैन और डैन को बताया कि बूढ़े व्यक्ति ने दिव्य नियम जागृत कर दिया है। इसलिए लिटिल जैन जानता था कि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हमले करें, ये बेकार होगा। हालांकि अगर यह रोवेत था तो अपने दिव्य अग्नि नियम की मदद से वे बूढ़े आदमी को आसानी से मार सकते थे। कम से कम लिटिल जैन का तो यही मानना था।
चूंकि लिटिल जैन और अंकल डैन मेरी मदद करेंगे, इसलिए हम उसे नीचे उतार सकते हैं। रावेत ने पिता और पुत्र की जोड़ी को जवाब देने से पहले एक क्षण के लिए बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। दिव्य ज्वाला नियम सक्रिय करें। एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो रॉथ ने अपने दिव्य ज्वाला नियम को सक्रिय करने में संकोच नहीं किया और उसने गोल्डन बियर को सूचित किया, उस पर अपना शक्तिशाली हमला शुरू करने का अवसर तलाशो। अग्निपंख एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद रावेत लड़ाई शुरू करने के लिए बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। तुमने इतनी कम उम्र में एक दिव्य नियम को जागृत किया है। दिलचस्प है, तुम मेरे लिए एक अच्छे दास बनोगे। हालांकि चलो देखते हैं कि तुम मेरे हमलों से बच सकते हो या नहीं। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति रावेत और अन्य लोगों को अपना दास बनाने में रुचि रखता था, फिर भी वह ऐसा करने के लिए उत्सुक नहीं था। इसके अलावा चूंकि दूसरा पक्ष उससे लड़ना चाहता है, इसलिए वह केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता था और जहां तक सवाल है कि क्या रावेत बच सकता है या नहीं, बूढ़ा आदमी ये देखना चाहता था। यदि वह बच गया तो बूढ़ा आदमी उसे अपना गुलाम बना लेगा और यदि वह मर गया तो वह केवल लिटिल जैन से ही संतुष्ट हो सकता था। दिव्य धातु नियम। इस विचार को ध्यान में रखते हुए बूढ़े व्यक्ति ने भी अपने दिव्य नियम को सक्रिय कर दिया और रावेत की टीम और बूढ़े व्यक्ति के बीच लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जिस स्थान पर स्पैरो और उनकी टीम मौजूद थी। दिव्य अंधकार नियम। दूसरी ओर जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की, स्पैरो ने सीधे अपना दिव्य नियम सक्रिय कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे बूढ़े आदमी से खतरा महसूस हो रहा था और वह उसे कोई समय नहीं देना चाहती थी। कोई दैवी नियम। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके पास दैवी नियम है। बूढ़ा आदमी एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ, हालांकि उसने अपने कार्यों में शीघ्रता दिखाई तथा उसने अपना दिव्य नियम सक्रिय कर दिया। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, काइली जेनर्स ऑस्कर पार्टी ड्रेस ब्रेक्स द इंटरनेट। अ एंकर ट्रम्प्स किलर फिगर इज ए साइट टू सी। जल्द ही गौरैया और बूढ़े आदमी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। उस स्थान पर जहां वोल्केनिस और उसकी एलिमेंटल स्पिरिट्स की टीम मौजूद थी। तत्वगत आत्माओं के एक समूह ने मेरे क्षेत्र को नष्ट करने का साहस किया। बूढ़े आदमी ने जब मौलिक आत्माओं के समूह को देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने बुलाने वाले की तलाश की। हालांकि वह उसे खोजने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि वे आत्मा जानवर और ये तत्व आत्माएं एक ही व्यक्ति की हैं। कौन सा इंसान धातु क्षेत्र में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है? मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ छिपा है। कोई बात नहीं, मेरे और मेरे भाइयों ने इस कार्रवाई को व्यक्तिगत रूप से लिया है, इसलिए बहुत जल्द ही उसे हमारे क्षेत्र को नष्ट करने के लिए अपने समन का उपयोग करने के अपने कृत्य पर पछतावा होगा। तात्विक आत्माओं से उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कुछ बातों के बारे में सोचा था। सभी लोग सावधान रहें और उस योजना पर चलें जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी ओर वोल्केनिस ने बूढ़े व्यक्ति को उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वे पहले ही काफ़ी क्षेत्र नष्ट कर चुके थे। इसके अलावा वोल्केनिस, जो सावधान और सतर्क रहने के लिए जाना जाता था, ने पहले से ही एक योजना तैयार कर रखी थी, ताकि यदि उनका सामना किसी शक्तिशाली प्राणी से हो जाए जो दिव्य नियम को जागृत कर दे, तो वे उसका सामना कर सकें। इसलिए उन्होंने सभी को उस योजना का पालन करने के लिए सूचित किया। हाँ, टीम लीडर। सभी तत्व आत्माएं लंबे समय से वोल्केनिस को एक अच्छे नेता के रूप में स्वीकार करती थीं, और वोल्केनिस की योजना सुनने के बाद वे बूढ़े आदमी को हराने में और भी अधिक आश्वस्त हो गए, भले ही उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य नियम हो। इसलिए उन्होंने चुपचाप वोल्केनिस के आदेश को स्वीकार कर लिया और वोल्केनिस के संकेत की प्रतीक्षा करने लगे। चूंकि आपकी मृत्यु की इच्छा है, इसलिए